हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा अलग अलग तरीके से कि किस वजह से लाइट जो है अपना रास्ता, अपना पाथवे जो है बेंड कर देती है जब किसी वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था और कुछ जो डेली लाइफ में हम लोग देखते रहते हैं रिफ्लेक्शन फिनोमेना, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से कोई चीज़ पानी में है तो ऊपर नज़र आती है अगर हम लोग उसको ऐसे वर्टिकली देखें, और क्यों जो गहराई होती है स्विमिंग पूल की या किसी भी चीज़ की, कोई बाल्टी है उसमें पानी भरा है तो वो बाल्टी का भी बॉटम पानी के ऊपरी सतह से देखें वर्टिकली तो लगेगा कि काफ़ी ऊपर है उसका सतह, जबकि वो काफ़ी डेप्थ में होता है। तो ये सारी फिनोमेना जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू ही होती हैं। लाइट एयर से वाटर में जाता है, बेंड हो जाता है, और वही बेंड रेज हमारे तक सीधे जाती हैं तो हमको लगता है कि जो एक्चुअल पोजीशन वो नहीं है, दूसरा कुछ है। दैट इज़ वाई हमको कन्फ्यूजन होता है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल्स था, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये सब रिफ्लेक्शन फिनोमेना के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, अब हम लोग रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझेंगे एंड उसके बाद उसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी है जो हम लोग को जब मैं पढ़ता था तो क्लास 10th में प्रैक्टिकल कराया गया था इसका। अभी आप लोगों को तो कोई प्रैक्टिकल है नहीं फिलहाल, केवल डेमो है। अगर स्कूल खुला रहता है तो डेमो हो सकता है, बाकी आप लोग को इंडिविजुअली प्रैक्टिकल अलाउ नहीं। ठीक है, तो एक इसको मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था, मतलब इस टॉपिक के स्टार्टिंग में, रिफ्रैक्शन के टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने बताया था इसके बारे में कि एक कांच का रेक्टेंगुलर शेप का 3D स्ट्रक्चर होता है। कांच का मोटा, जैसे मान लीजिए ये कांच है, रेक्टेंगुलर शेप का है, मतलब क्यूबॉइडल शेप का है। 3D अगर देखें तो ये लंबाई, ये इसकी मोटाई 3 डायमेंशनल एक जैसा हो, ये खाली ना हो। तो इसी शेप का या थोड़ा इससे छोटा होता है, इससे थोड़ा थिकनेस कम होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है इस शेप का 3D ना। अब क्या होता है कि अब क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस प्रैक्टिकल में करते क्या है, पहले तो किसी सफ़ेद बड़े से कागज़ पे जो प्रैक्टिकल कॉपी फाइल आती है उसकी वाइट शीट आती है, उस पर ग्लास स्लैब आता है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर शायद चौड़ाई उसकी होती है, मोटाई। उसको रख कर उसको ड्रॉ कर लेंगे उसका बैकग्राउंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया, ये मेरा ग्लास स्लैब है, इसको मैंने रख के ड्रॉ कर लिया, इसको ऐसे इमेजिन करिए। ठीक, और फिर उसके बाद इस पर मैंने लेजर लाइट या कोई लाइट रिफ्लेक्ट कराई। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, नहीं पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले कोई लेजर लाइट या पार्टिकुलर लाइट इस पर ऐसे फोकस करेंगे। या लाइट नहीं है, लाइट तो बिखर जाएगी, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, है ना। लेजर लाइट बेटर होती है। लेजर लाइट अवेलेबल अगर नहीं है तो क्या करेंगे, एक सीधा सा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी लाइन है ये ना। इमेजिनरी मतलब एक्चुअली में तो दिखता नहीं है ऐसा लाइन कोई परपेंडिकुलर, लेकिन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको रख दिया, ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री वाली। और फिर इसके प्रोटेक्टर की हेल्प से कोई एंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे कोई एंगल ड्रॉ कर लेंगे, मान लीजिए 45 डिग्री, मान लेते हैं 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। और वो जो लाइन है एंगल का नॉर्मल से अलग, इसी लाइन पे क्या करेंगे हम लोग, पिन रख देंगे। ठीक है, जो सेफ्टी पिन या फिर छोटी छोटी पिन जो आती हैं पेज को अटैच करने के लिए, 2-3 उस पिन जो है उसी लाइन पर ही 2-3 पिन, 1-2 इक्वल डिस्टेंस पे रख देंगे। और ये लाइन सीधी होनी चाहिए, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी, एकदम परफेक्ट। तो 2-3 इस पर नीडल मैंने रख दी एकदम सीधे इसी लाइन के ऊपर ही। मतलब जो जिस पे प्रैक्टिकल किया जाता है वो एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक होता है, बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर कागज़ और उसके ऊपर हमारा ये ग्लास स्लैब। ठीक, तो मैंने इसका आउटलाइन ड्रॉ किया, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और उसी परपेंडिकुलर के बगल में एक मैंने एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर लिया, वो लाइन ड्रॉ कर लिया। और उस लाइन पे मैंने कुछ पिन्स रख दिए उसी लाइन पर
सीधे, एकदम टेढ़े मेढ़े नहीं, एकदम सीधे। अब मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, है ना, इसको ऐसे इमेजिन करिए कि इधर से लाइट आ रही होगी, लाइट आ रही है, उसके साथ पिन भी दिखेगा। तो पिन जो है इधर की तरफ से कहाँ दिखेगा उसको हमको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इस सरफेस से लाइट आ रही है तो नीडल इधर से नीडल से लाइट आएगा और इस सरफेस से लाइट रे निकलेगा, ठीक। तो हमको यहाँ पर देखना है, ठीक, यहाँ पर देखना है। और फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, उसी के सीधे में और पिन अटैच करना है, ठीक। मतलब ऐसे देखते हुए मिलाते जाना है कि ये पहला पिन है ना, ये पहला पिन है, ये दूसरा पिन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको मिलाएंगे, जो उसका इमेज बन रहा है इन तीनों नीडल का, उसी के सामने यहाँ पे हम लोग अटैच करते जाएंगे 2-3 पिन। अब सारे के सारे एक लाइन में दिखेंगे जब, उसके बाद क्या करेंगे कि ठीक है, हमारा परफेक्ट हो गया स्ट्रक्चर। अब पिन को निकाल कर उसके पॉइंट के एरिया को मिलाएंगे ऐसे, एक पेंसिल से जनरली करते हैं हम लोग। तो इस बॉर्डर, दूसरा जो बॉर्डर है इस क्लास के टुकड़े का, उससे सीधे मिलाएंगे तीनों पॉइंट्स को, जहाँ पे पिन, ये वाले जो पिन थे इनका पोजीशन इधर वाले पिन के इमेज से मैच कर रहा था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी एक क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एकदम सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, समझ गए, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मान लेते हैं ऐसे सीधे मिला था, ठीक। तो ये लाइट रेस आ रही थी, उसी लाइट के साथ जो पिन इस पे अटैच था 3, उससे लाइट इधर होके आई, अंदर गई, इस ग्लास स्लैब के अंदर से होके इधर से होते हुए दूसरे साइड से लाइट रेस निकलेगी, तो हमको इमेज दिखाई देगा उसका, तीनों का, है ना। उसी के सीधे में हम लोग 2-3 पिन इधर भी अटैच करेंगे, उसको मिला देंगे, उन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से मिला देंगे, इसके आउटर लाइन से, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे भी देखेंगे तो एंगल क्या रहेगा, 45 डिग्री, ठीक है। जितना एंगल से यहाँ पे इंटर किया था लाइट, उतने ही एंगल से वापस बाहर निकल रहा है, ठीक। अभी तक यही समझ में आया। तो ये एक्टिविटी होती है, इसको कई बार करते हैं हम लोग, है ना, अलग अलग डिस्टेंस पे या अलग अलग दूरी पर एक नीडल रख के 2 नीडल रख कर करते हैं इसके सारे डाटा को। फिर क्या करते हैं, एक टेबल में रख देते हैं और उसके बाद फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फार्मूले में रख करके वेरीफाई करते हैं कि क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। तो लाइट जितने एंगल से इंटर की थी कांच के इस टुकड़े में, इस कांच के रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट होता है, तो ग्लास स्लैब ये है, ठीक। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है तो क्या है, एयर है, एयर है मीडियम, मतलब कोई नहीं, एयर है यहाँ पर। तो ये चारों तरफ एयर है ग्लास के आसपास, और कुछ नहीं है। और ये क्या है, हमारा ग्लास है, ठीक। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता बदल देती है, ठीक। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइट एयर से गई, अंदर घुसी, अंदर का भी पाथवे हम लोग नहीं देख रहे हैं, वापस बाहर निकली तो उतना एंगल से, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है एयर में वो एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पे जो स्पीड से लाइट जा रही है उसी स्पीड से बाहर भी लाइट निकलेगी, यहाँ भी एयर है ना, चारों तरफ एयर ही है। ये ग्लास है बस हमारा थिक ग्लास, ठीक। इसीलिए एंगल ऑफ, ये जो एंगल है और ये एंगल बराबर है। अब इसके बीच में क्या होता है, जैसे ही लाइट एयर से या किसी मीडियम से, किसी हल्के मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, जैसे एयर हमारा हल्का मीडियम है यानी रेयरर मीडियम है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी, और ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसे ही लाइट रेस एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो इस नॉर्मल के तरफ झुक जाती है ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है, तो ये लाइट रेस नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो 45 डिग्री के एंगल पे गिरी थी लाइट रेस, लेकिन यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री पे, मान लेते हैं 30 डिग्री, ये केवल मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बट इतना नहीं होगा जितने से ये गिर रही है लाइट रेस। तो ये एंगल में जो परिवर्तन हो रहा है कि इनिशियली 45 डिग्री एंगल में मान लीजिए लाइट रेस गिर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और जैसे ही वो दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है लाइट रेस अपना पाथवे चेंज कर ले रहा है और एंगल भी चेंज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है।
कम होने का मतलब है कि लाइट का स्पीड स्लो हो गया है क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, अब इसी एंगल से ये लाइट रेस जाएगी। थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सही बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा परपेंडिकुलर वगैरह भी सही नहीं बना है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे या स्केल से करेंगे तो सही आएगा। अभी तो यहाँ एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे। तो ये मान लेते हैं 20 डिग्री, मान लेते हैं 20 डिग्री, दिख भी रहा होगा। अभी कुछ इसको एंगल नहीं मानते हैं, बाद में बताएंगे क्या होता है। ये एंगल आई है इंसिडेंट रे, ये एंगल आर है रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल ई है। ठीक, तो लाइट रेस इंसिडेंट हुई है ना, इस सरफेस पे गिरी, एयर से आई, फुल स्पीड में अपने टकराई, ग्लास में जैसे गई, उसका स्पीड स्लो हो गया, और लाइट रेस किधर बेंड हो गई, किधर मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ। जब नॉर्मल लाइन की तरफ लाइट रेस मुड़ेगी तो एंगल कम हो जाएगा, है ना। तो जिस एंगल से लाइट रे गिरा था इस सरफेस पे ग्लास के, उससे बहुत कम हो जाएगा इसके अंदर आने के पास। अब उसी एंगल से आगे बढ़ेगी लाइट रेस और दूसरे सरफेस की तरफ जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए लाइट रे इंटर किया, ऐसे उसी एंगल से मुड़ के आएगी, और यहाँ पे जब बाहर निकलेगी तो फिर इसका एंगल चेंज हो जाएगा क्योंकि फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। अब ज़्यादा डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, हल्के डेंस मीडियम यानी एयर में जा रहा है, तो फिर से लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और फिर लाइट रे उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो ये केस होता है ना। ओके, तो ये जो आई है, आई मतलब क्या है, आई मतलब ये हमारा इंसिडेंट रे है। ठीक, आई इंसिडेंट रे यानी ऐसी रे जो गिर रही है किसी सरफेस पे। यहाँ पे किस पे गिर रही है, ग्लास स्लैब पे, कांच के एक पार्टिकुलर शेप के टुकड़े पे। आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब वो लाइट रे जिसका पाथवे या डायरेक्शन चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ पार्टिकुलर मीडियम। यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, तो यहाँ चेंज हुआ है, ये रिफ्रैक्टेड रे। और ई क्या है, जो यहाँ पर बाहर निकल रहा है वापस लाइट रे इस पूरे ग्लास स्लैब के बाहर यहाँ से होते हुए, ये हमारा है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। ठीक, तो तीन तरह की रे है, एक इंटर करने वाली रे पार्टिकुलर एंगल पे, फिर ये मूव कर जा रही है, बेंड कर जा रही है नॉर्मल की तरफ। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो जिसका डायरेक्शन चेंज हुआ है इसके वजह से, ग्लास की वजह से, ग्लास के ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। फिर ये लाइट रे ग्लास में तो उसी स्पीड से चलेगी, तो उसी एंगल पे आके अटैच हो जाएगी अगले नॉर्मल से, फिर वापस बाहर क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर जा रही है लाइट रे, नॉर्मल से दूर जा रही है, और ये जो लाइट रे बाहर निकल रही है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। इमर्जेंट का मतलब ये होता है जो चीज़ बाहर निकले, है ना, इमर्ज करे। हाँ, तो एक दो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, यानी लेस डेंसिटी वाले से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी वाले सब्सटेंस की तरफ जाती है, तो क्या होता है, वो किसकी तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ। ठीक, तो लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट bends towards नॉर्मल। ठीक, जब कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाले से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी वाले की तरफ लाइट जाती है तो उस केस में लाइट रेस नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक जाती है ना, कम एंगल पे हो जाती है। यही दिख रहा है आपको क्लियर। या हर केस में होता है जब भी ऐसा होता है कि रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रे ट्रेवल कर रही है। दूसरा क्या देखने को मिला है, अब बाहर निकलते हुए देखा जाए तो यहाँ पे जो आर एंगल है वही यहाँ पर भी होगा, है ना, सेम।
लेकिन जब बाहर निकल रही है तो बट ज़्यादा हो जा रही है एंगल। यानी डेंसर मीडियम, तो जब रेयरर मीडियम में जा रही है लाइट, ज़्यादा डेंसिटी वाले से कम डेंसिटी वाले की तरफ लाइट अगर मूव कर रही है तो नॉर्मल से हट जाती है रेस। ठीक, तो जब लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम जब जाती है डेंसर से रेयरर मीडियम, यानी हाई ऑप्टिकल डेंसिटी वाले सब्सटेंस जैसे ग्लास से हवा में जा रही है, तो लाइट रेस क्या है, दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है और एंगल बढ़ जाता है। तो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उससे दूर हट जाती है। तो ये केस आपको याद रखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन जो है लाइट के डायरेक्शन में चेंज होने का फिनोमिना है। और लाइट का डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होता है। एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में जाती है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही, लेकिन उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है, तो उसकी वजह से लाइट रेस का स्पीड कम हो जाता है। और जब लाइट रेस का स्पीड कम होगा तो लाइट क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक, अब उस डेंस मीडियम से फिर किसी हल्के मीडियम में, यानी जिसका डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, वहाँ से निकलती है, तो फिर लाइट रेस नॉर्मल से और दूर हट जाती है और एंगल बढ़ जाता है। तो यही देखने को मिल रहा है, हवा से ग्लास में आ रहा है लाइट रेस तो एंगल घट जा रहा है, ज़्यादा से कम हो जा रहा है, लाइट रेस बेंड हो जा रही है नॉर्मल की तरफ। और जब ग्लास से वापस हवा में निकल रहा है तो लाइट रेस जो कम एंगल पे थी वो वापस बड़े एंगल पर जा रही है, क्योंकि नॉर्मल से हट जा रहा है दूर। क्लियर, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो यही बेसिक चीज़ है। अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें हो गई, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट है, तो इसको आगे हम लोग कोरिलेट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इससे कैसे प्रूव होगा या समझा जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, हाँ, तो इनके नाम लिख देते हैं। ये अगर एंगल आई लिखते हैं तो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। किस एंगल से लाइट रे गिर रही है एयर टू ग्लास में, फिर ग्लास में से ग्लास में जो एंगल बना रही है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी किस एंगल से वो लाइट रे मुड़ी है नॉर्मल की तरफ। और फिर लाइट रे जब बाहर निकल रही है तो दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, तो ये हमको समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद तो यही ओवरऑल पूरा फिनोमेना है। ठीक है, और हमको समझ में आ गया सारी चीज़ें। अब इसी के बेसिस पे कौन थे, विले ब्रॉड, ठीक है, तो ये सारा पूरा मैकेनिज्म होता है। तो एक साइंटिस्ट थे विले ब्रॉड स्नेल। ये साइंटिस्ट कम थे, मतलब साइंटिस्ट नहीं थे, ये मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने ही ये फिजिक्स का जो फिनोमेना हो रहा है रिफ्रैक्शन का, तो इसमें अपना लॉ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका दिया था कि मैथमेटिक्स से जोड़कर कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। तो विले बेरॉड स्नेल नाम के जो डच साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे, एक्चुअली डच यानी कि नीदरलैंड के थे। ठीक है, जिसको नीदरलैंड बोलते हैं, एक और उसका नाम है, इसी कंट्री को नीदरलैंड और कुछ और नाम से भी बोलते हैं। तो ये नीदरलैंड के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही इस पूरे प्रक्रिया का, ये जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में होता है, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर लॉ दिया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और किसी भी सर्कल में जनरली किया जाता है, लेकिन उन्होंने ग्लास स्लैब से ही इसको किया था और प्रूव किया था। जैसे कि हम लोग
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वो प्लेन मिरर पे किया गया था। हालांकि रिफ्लेक्शन तो हर जगह से होता है, लेकिन जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को परफॉर्म किया था वो प्लेन मिरर पे करके ही उसको माना गया था कि लाइट रेस रिफ्लेक्ट होती है इक्वल एंगल पे। सिमिलरली ऐसे तो बहुत सारे सरफेस है, बहुत सारे ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं जिससे लाइट रे पास करेगी, लेकिन ये जो पार्टिकुलर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्रूव किया गया था बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग ग्लास स्लैब। ठीक। हाँ, तो विलेब्रोड स्नेल ने क्या कहा था ये समझ में आ गया। अब इसको मिटाते हैं। इनका पहले समझ लिया जाए ये क्या बोले थे। इसके लिए बड़ा सा ग्लास स्लैब बनाना पड़ेगा समझाने के लिए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा शेप का ग्लास स्लैब है और ये हमारा एयर है, यहाँ भी एयर है। मतलब ग्लास स्लैब के इस कांच के स्ट्रक्चर के 3D स्ट्रक्चर के चारों तरफ एयर है और ये तो हमारा ग्लास है ही। ठीक, कहीं पे लिख देते हैं ग्लास। ठीक है, पूरा ग्लास है। अब यहाँ से लाइट रे आ रही है, किसी टेढ़ा हो जा रहा है, किसी पार्टिकुलर एंगल पे आ रही है। जहाँ पे टकराई वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर जनरली डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाता है क्योंकि इमेजिनरी नॉर्मल है ना। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब ये मान लेते हैं कि आई है। ठीक, और ये एयर से आ रहा है लाइट ग्लास में, तो किसकी तरफ लाइट मुड़ जाएगा? नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल लाइट की तरफ मुड़ जाएगा। थोड़ा सा इसको स्केल की सहायता से। ठीक, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, एंगल आर हो गया। ठीक है, ये एंगल हो गया रिफ्रैक्शन का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसी से सीधा ये आएगा लाइट रेस, है ना। अब ये लाइट रेस ऐसे ही सीधे आएगा ग्लास में इसी स्पीड से। अब जहाँ पे लाइट रेस दूसरे एंड तक आया वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एकदम परफेक्ट नॉर्मल। अब यहाँ से जब लाइट रेस बाहर निकलेगा तो फिर बाहर किसी एंगल से निकलेगा। ठीक, ये हो गया हमारा इमर्जेंट एंगल। क्लियर? ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी और एंगल से हम लोग लाइट को पास कराते हैं। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर एंगल से हम लोग लेजर लाइट या कुछ रखे हैं या पिन रख के कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी दूसरे और एंगल से बढ़ाकर हम लोग रख रहे हैं। ठीक, या घटा के रख रहे हैं, जो भी हो सकता है, एंगल चेंज कर रहे हैं। सिंपल से कहने का बात है कि हम लोग नीडल या किसी भी चीज़ से कैंडल या कुछ भी रख के कर रहे हैं। कैंडल इधर रखेंगे, कैंडल इधर रखेंगे, उसके इमेज को मिलाएंगे, यही करेंगे। तो अलग अलग एंगल से रख के करेंगे। तो अगला क्या करेंगे, किसी और एंगल से हम लोगों ने रखा, उस पर नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, उस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल थोड़ा कम कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे और कम हो जाएगा। ये कम नहीं किया जाए क्योंकि ये मोटा चलता है मार्कर, इतना एंगल। ठीक है, गड़बड़ हो जा रहा है बार बार, ये इतना मोटा चल रहा है ना। ठीक है, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, इस एंगल से हमारा लाइट रे आ रहा है। ठीक, अब ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगा लाइट रे, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है ग्लास का। तो इसको मान लेते हैं I1। ठीक है, ये I1 है और ये R1 एंगल है। अब यहाँ से लाइट रे सीधे निकलेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर बाहर भी उसी एंगल से निकल जाएगा। ये हो गया E1, ये हमारा R1 ही है, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक, यानी कि ग्लास स्लैब पे अलग अलग जगह, मतलब एक ही ग्लास स्लैब पे सारा चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि 1 बाई 1 हम लोग एक्सपेरिमेंट करें ग्लास स्लैब पर। 1 बाई 1 हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करें ग्लास स्लैब पे चेंज करके। ये नहीं कि इतना बड़ा ग्लास स्लैब आता है, ग्लास स्लैब इतना ही बड़ा रहता है, 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा। तो जब एक एक बार क्या है, अलग अलग एंगल पे चीज़ों को रखें या लाइट को रखें और फिर एक्सपेरिमेंट को करना है, वो करने का मेरा मतलब है। ठीक है, तो पहली बार
कोई पार्टिकुलर एंगल पर रखा, फिर दूसरी बार कोई और एंगल पर रखा, अब तीसरी बार मान लीजिए बहुत ज़्यादा एंगल पर रख दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर ये बेंड हो गया लाइट रेज, बेंड लाइट रेज यहाँ तक आया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये निकल गया लाइट रेज। तो ये हो गया, हम इसको मान लेते हैं I2, है ना, ये हमारा R2 है, ठीक है, ये R2 है, ये E2 है, ठीक। एयर कहीं नीचे लिख देते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने 3 अलग अलग एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा और ये रिफ्रैक्शन का एक्टिविटी या प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, ठीक। ये अब इसको एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री, यहाँ छोड़िए ऐसे ही रख देते हैं। I एंगल पे रखा तो R एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ लाइट और E एंगल पे निकल गया लाइट रे। मान लीजिए I1 एंगल कोई और एंगल पे रखा ऑब्जेक्ट को तो R1 एंगल पे रिफ्लेक्शन हुआ, जैसे ये चेंज होगा वैसे ही रिफ्लेक्शन का एंगल भी चेंज होगा, है ना, और इमर्जेंट लाइट का भी रिफ्लेक्शन चेंज होगा। क्लियर। तो ये 3 तरह के कंडीशन पे हम लोगों ने रखा ग्लास स्लैब को। अब इसके बेसिस में मैं बताता हूँ क्या बोला था विल्ब्रोड स्नेल ने। उनका पहला स्टेटमेंट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, इन्होंने ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो पॉइंट है, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ होते हैं, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड, उसी तरह से रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉ हैं। पहला जो उन्होंने बोला कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये साइन क्या है? साइन जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का वैल्यू होता है, ठीक है। आप मैथ्स में क्लास 10th में इस साल पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे या पढ़ाएंगे सर, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ठीक है। और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, दिस इज साइन। तो साइन एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, तो वही उसी चीज़ की बात यहाँ की जा रही है। इसको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना, ये तो आप मैथ से पढ़ेंगे, बस इतना मैं बता दे रहा हूँ कि व्हाट इज साइन। साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ठीक। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइन निकाला जाए तो साइन विल बी द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो पहला लॉ जो होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें क्या बोला स्नेल ने कि साइन आई अपॉन साइन आर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। साइन अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये यहाँ पे एंगल पे लाइट गिर रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम लोग एक ही ग्लास स्लैब पे बार बार एंगल चेंज करके ऑब्जेक्ट को रखेंगे या कुछ भी करेंगे, रिफ्रैक्शन फिनोमेना का एक्टिविटी कुछ भी रखकर कोई भी ऑब्जेक्ट रख के, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस